नमस्कार साथियों, कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। और क्योंकि दवा बाजार एवं रोजगार की संभावनाएं अब किस तरीके से बढ़ी हैं, इसका जिक्र अब बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में वार्षिक जो टर्नओवर है दवाओं का, अगर हम इसका जिक्र करें तो 4.72 लाख करोड़ का, जो कि यूएस डॉलर का लगभग 60 बिलियन है। 30.38 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट होता है वैश्विक स्तर पर 200 देशों में। ऐसे में दोस्तों ये समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दवा बाजार रोजगार की संभावनाएं इसको लेकर कितनी है, किस प्रकार से काम करता है और आने वाले समय में इसकी कितनी महत्ता है वो बढ़ सकती है और लोगों की जरूरतों के हिसाब से कैसे ये काम करता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज शिक्षा शास्त्र शाखा से दिनेश चंद्र कांडपाल जी हैं, फैकल्टी हैं। आप बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद मैम। जी दिनेश जी, सबसे पहले क्योंकि अब दवा बाजार जो है अब बहुत चर्चा का विषय भी हो गया, जिस तरह से हम जिस समय में हम जी रहे हैं इस समय के लिए भी, ऐसे में ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वार्षिक टर्नओवर का जिक्र जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा बिलियन ट्रिलियन जो है रकम जाती है। ऐसे में दवा बाजार किस प्रकार से काम करता है और अन्य उत्पादों की तुलना में दवा बाजार किस प्रकार से भिन्न है सर? मैं सबसे पहले सभी श्रोताओं को स्वागत करता हूँ और दवा बाजार के बारे में बात करते हैं आज, क्योंकि मेरा जीवन का काफी समय मैंने इस मार्केटिंग में काम किया है। सबसे पहले तो दवा जो बाजार है वो अन्य बाजार की तुलना में थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि दो तरह का मार्केट होता है। एक तो मार्केट होता है कंज्यूमर बेस, जिसमें कि प्रोडक्ट जो है वो सीधे कंपनियां कंज्यूमर तक पहुंचाती है जो कंज्यूम करते हैं। दूसरा होता है मार्केट जो होता है वो कस्टमर बेस होता है। कस्टमर बेस का मतलब कि कंपनियां जो है पहले कस्टमर के पास जाती हैं और उसके बाद वो कंज्यूमर के पास जाता है। तो दवा भी मार्केट जो है वो कस्टमर बेस मार्केट है, कंज्यूमर बेस नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनको कंपनियां कस्टमर के रूप में देखती हैं, जबकि जो पेशेंट हैं वो कंज्यूमर हैं। यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि कंज्यूमर डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकता जब तक कस्टमर की एडवाइस ना हो। यानी कि डॉक्टर इस चेन में एक कस्टमर है और पेशेंट जो है वो कंज्यूमर है। इसलिए कंपनियों को पेशेंट से ज्यादा महत्व चिकित्सक को देना होता है। वो चिकित्सक के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा अपनी दवाएं मरीजों तक पहुंचाते हैं। जी, ऐसे में तमाम सवाल ये भी लोगों के जहन में होते हैं कि आखिर जेनरिक दवाएं जो हैं ये क्या होती हैं और ये सस्ती क्यों होती हैं? जेनरिक दवाएं भी एक तरह से दवाई है, और क्योंकि बाजार में दो तरह की दवाएं मिलती हैं, एक तो ब्रांडेड दवाएं हैं और दूसरी जेनरिक। जेनरिक का मतलब उनका जो ओरिजिनल नेम है उससे संबंधित है। और जो दवाएं ब्रांडेड हैं उसमें कंपनियां काफी इन्वेस्टमेंट करती हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जैसे आप कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन के बाद वो किसी राज्य में एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगी, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फिर मेडिकल स्टोर होंगे, कई चेन से होते हुए वो मरीज तक जाती है और उसके बीच में जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। तो इस सारे चेन में कंपनी को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इस इन्वेस्टमेंट के कारण जो है उसमें क्या है कि एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं कंपनी के। तो थोड़ा सा प्राइस में फर्क होता है। जबकि जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो सीधे कंपनी से मार्केट में उपलब्ध रहती है, उसमें किसी जो चेन है उसकी जरूरत नहीं होती है और उसमें कोई ऐसा जो रजिस्ट्रेशन है, ब्रांड रजिस्ट्रेशन का, उसका भी उतना प्रतिबंध नहीं है जैसा कि ब्रांड रजिस्टर कराना जरूरी है। सुनने में आता है कि दवा बाजार में मार्जिन काफी होता है। ये मैंने जैसे आपको बताया कि जो दवा मार्केट है वो उसमें कस्टमर बेस्ड मार्केट है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर के थ्रू ही दवा मरीज तक जाती है और उसके अलावा ये बहुत लंबे चेन तक होती है। दूसरा, मतलब कंपनी का प्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद उसको या तो उसको मरीज तक पहुंचना है, मरीज इसको कंज्यूम करेगा या वो एक्सपायर होगी। मतलब दवा एक बार बन गई तो उसको वापस फिर काम में नहीं लाया जा सकता। तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ा आप उसको समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी है उसका कुछ परसेंटेज मेडिसिन जो है वो एक्सपायरी में जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी मार्केट में कितना परफॉर्म कर रही है। तो जिस कंपनी की परफॉर्मेंस कम होती है तो उसका जो एक्सपायरी रेट है वो ज्यादा हो जाता है। तो कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये दवा का प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है और वो आम आदमी को लगता है कि ये इसमें बहुत इनकम है, पर ऐसा हर वक्त नहीं होता। दिनेश जी, कई बार क्या होता है, हम ये भी देखते हैं कि आजकल क्योंकि मुनाफाखोरी हालांकि कई तरह से होती है, तो कई बार ऐसा भी होता है क्या कुछ दवाएं जो है पर्टिकुलर एक ही मेडिकल स्टोर में मिलती है, सारे बाजारों में क्यों नहीं मिलती? इसको लेकर जो हमारे श्रोतागण है, जो हमारे दर्शक गण है, काफी चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि बाजार में जो अगर आप देखें तो लाखों की संख्या में, एक दो नहीं लाखों की संख्या में दवाओं के ब्रांड उपलब्ध हैं। अब किसी पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो सारे ब्रांड्स को रख सके। ठीक है, पहला कारण तो यह है, जो मार्केट में जो रनिंग ब्रांड्स होते हैं उनको रखते हैं। दूसरा ये होता है कि कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो
जो दवाएं प्रेस्क्राइब करता है वो उसी क्षेत्र में बिकती है, जिस क्षेत्र में डॉक्टर का एरिया है। अगर डॉक्टर के जो क्लिनिक है उसमें मेडिकल स्टोर है तो जनरली वो दवा वहीं रहती है और जगह, क्योंकि पेशेंट और जगह जाता नहीं है, तो इसलिए दवा वो पर्टिकुलर शॉप में ही मिलती है। अगर क्योंकि सब लोग रखेंगे तो क्या होगा कि उसमें एक्सपायरी का चांसेस है, तो इसलिए मिनिमम जो दवा है वो रखी जाती है ताकि वो रोटेट होती रहे, निकलती रहे मतलब। जी, इसको लेकर ये भी सवाल लोगों के जहन में कई बार होता है दिनेश जी कि एक ही सॉल्ट की दवाएं अलग अलग रेट पर क्यों मिलती है अलग अलग मेडिकल स्टोर्स में, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, ये इसका जो मुख्य कारण ये है कि जो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कोई सरकार निर्धारित नहीं करती, ये जो मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं वो निर्धारित करती है। तो उनकी जो ब्रांडिंग है वो किस स्तर पर चलती है, या मतलब बहुत अच्छा ब्रांड चल रहा है, बहुत अच्छी सेल है या सेल नहीं है, तो वो सब फैक्टर निर्धारित करते हैं कि वो कितना मार्जिन रखें। तो उस हिसाब से वो अपने जो MRP है वो रखते हैं। तो यहाँ पर जो कस्टमर है, वो कंज्यूमर जो है, वो ये कह सकता है कि हम को कुछ MRP से कम करके दी जाए। वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि कौन कंपनी अपने प्रोडक्ट का कितना MRP रखती है। इसका एक और फैक्टर भी होता है कि बहुत सारी दवाएं जो है वो कंपनी की अपनी रिसर्च होती है और या पेटेंट जिसे हम कहते हैं, पेटेंट होता है और उसके लिए पर्टिकुलर टाइम होता है उनके पास, 20 साल का समय होता है, और तो 20 साल तक वो दवा कोई और कंपनी बेच नहीं सकती है। तो वो उस पेटेंट का जो बेनिफिट होता है वो कंपनी खुद लेती है। तो उस हिसाब से वो अपना MRP निर्धारित करती है। जी, दवा पर अगर किसी भी कंपनी का पेटेंट होता है तो वो जो है 20 साल की अवधि के लिए उसे रख सकती है। ऐसे में श्रोतागण हमारे इस बात को लेकर भी हालांकि चिंतित रहते होंगे, या पर उनके जहन में ये सवाल जरूर आता होगा कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, ये किस प्रकार के केंद्र हैं, ये कैसे काम करते हैं? हालांकि तमाम जो हमारी जनता है उन्हें लाभ पहुँचाने का बहुत सस्ती कीमत में ये काम हो रहा है, ये किस तरह के? जो ये बहुत अच्छी योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इसमें ज्यादातर जो जेनरिक दवाइयां हैं वो रखी जाती है। मैंने आपको बताया कि जो ब्रांडेड दवाइयां हैं उनमें काफी कंपनी को खर्चा करना पड़ता है। जो जेनरिक दवाइयां हैं वो सीधे डिस्ट्रीब्यूशन से मार्केट तक पहुंच जाती है। तो उसमें क्या होगा कि वो सॉल्ट के नेम से मिलेंगे आपको, बट बहुत सारी दवाएं बाजार में जो है वो एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती है, तो वो दवा वहां पर थोड़ा मिलने के कम चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दवा ऐसे उसमें 3-4 कॉम्बिनेशन है, 3-4 दवाएं हैं और एक कॉम्बिनेशन बाजार में बिक रही है, तो ऐसे में हम जो जन औषधि केंद्र है यहाँ पर उस तरह की दवाएं नहीं मिल पाती है। बट जो सिंगल सॉल्ट है वो आप वहां से ले सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो कॉम्बिनेशन वाली जो दवाएं हैं उसमें आपको थोड़ा दिक्कत होती है। पर ये बहुत अच्छी योजना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। जो गरीब व्यक्ति हैं, जो दवा परचेज नहीं कर सकते महंगी दवाएं, तो वहां से उनको ज्यादातर दवाएं मिल जाती है। बिल्कुल। और क्योंकि दिनेश जी हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं वो दवा बाजार और रोजगार की संभावनाओं को लेकर कर रहे हैं, तो ऐसे में कई हमारे श्रोतागण भी ऐसे होंगे जो दवा की दुकान खोलना चाहते होंगे, लेकिन असमंजस की स्थितियां रहती हैं कि किन किन प्रमाण पत्रों की इसमें आवश्यकता होती है और रोजगार के कौन कौन से इसमें अवसर हो सकते हैं, और MR बनने के लिए इसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? हाँ, आपने बहुत सारे प्रश्न एक साथ किए हैं। जैसे मैं पूछता हूँ कि पहला है कि दवा का दुकान खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखनी चाहिए कि जहाँ पर हम अपना शॉप खोलने जा रहे हैं वहाँ पर संभावना कितनी है। दवा जो है वो कस्टमर बेस्ड मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर है उसका प्रिस्क्रिप्शन जरूर चाहिए होता है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास डॉक्टर्स जिनके प्रिस्क्रिप्शन आपकी शॉप तक पहुँचने की संभावना है, तो तभी आप वहाँ पर मेडिकल स्टोर खोलें। इसके लिए आपको क्या होता है कि इसमें आपको D फार्मा की एक डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, उसकी आपको डिप्लोमा होना चाहिए, और वो आपका उस राज्य में जहाँ पर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद आप जो वहाँ के जो औषधि निरीक्षक होते हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर जिसे हम कहते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से आप अपने जो लाइसेंस है वो ले सकते हैं और अपना एक दवा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जी। और MR बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? जो दवा प्रतिनिधि है, MR है, उसके लिए अगर आप बायोलॉजी वाले सेक्टर से हो, यानी आपने BSc बायोलॉजी किया हो, B फार्मा किया हो, ये किया हो, तो आपके लिए थोड़ा समझना इजी होता है। अदरवाइज आपके पास स्किल होना चाहिए मार्केटिंग का, ट्रैवलिंग आपकी हॉबी होनी चाहिए, आपके लोगों से मिलना, बात करना, ठीक है। आपको आज एक तरह से मार्केटिंग का जो आपके अंदर मेन क्वालिटी वो होनी चाहिए, यानी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपार संभावना है, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से आप वाइस प्रेसिडेंट तक का सफर तय कर सकते हैं कंपनियों में। यानी कि दवा की जो है जानकारी के साथ साथ अगर आपके अंदर मार्केटिंग का स्किल है, तो उस क्षेत्र में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। जी, जरूर कर सकते हैं। वेतन भी इसमें बहुत अच्छा होगा। आज वेतन की कोई कमी नहीं, वेतन आपको कंपनियां बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसमें बहुत हैं, और हमारे देश की जो नेशनल कंपनियां भी बहुत अच्छे पोजीशन में है आज की तारीख में, तो आपको इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में दिनेश जी, हालांकि तमाम जो हमारे श्रोतागण हैं वो भी इस बात को सोचते होंगे, और मैं भी ये सोचती हूँ कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो इतनी सारी दवाओं के नाम कैसे याद रख पाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो दो चीजें हैं मैडम। एक तो आप देखते हैं कि दवा की जो ब्रांड है वो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग होते हैं, है ना। दूसरा, डॉक्टर भी अलग अलग बीमारियों के अलग अलग होते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है,
और फिजिशियन, ENT, डर्मेटोलॉजिस्ट, तो बहुत सारे अलग अलग हैं। तो उनके दवा की लिमिटेशन होती है कि वो अपने क्षेत्र की दवाएं लिखते हैं, है ना। कार्डियोलॉजिस्ट तो कार्डियक संबंधित दवा लिखेंगे, ऑर्थो संबंधित दवा लिखेंगे। तो इससे दवाएं कैटेगराइज हो जाती हैं। और फिर जो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो अपनी दवाओं को उनको डॉक्टर्स को रिमाइंड कराते रहते हैं, उनको बार बार आकर के अपनी दवाएं बताते रहते हैं। तो इसलिए एक चलता रहता है, जैसे हम टीवी में ऐड देखते हैं उसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव अपने दवाओं का विज्ञापन करते हैं डॉक्टर के सामने, और डॉक्टर उनको याद रखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि विशेषज्ञ वो क्षेत्र में होते हैं, तो उन्हें उस चीज की जानकारी होती है और उनको डेली लिखना है, तो इसलिए याद रहता है। बिल्कुल। ऐसे में दिनेश जी, एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे और आपके घरों में, तो ये समाधान जरूर होगा, क्योंकि अक्सर जब हम घर में बीमार पड़ते हैं तो हम दादी नानी के नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी भी डॉक्टर के बिना सलाह लिए हम दवाइयाँ खरीद लेते हैं, जैसे कि डोलो हो गया, पैरासिटामोल हो गई। ये बड़ी कॉमन दवाइयाँ हैं जिन्हें हम अपने घरों में रखते हैं। तो ये क्या किसी तरीके से नुकसान कर सकता है, या फिर कोई व्यक्ति बिना डॉक्टर की सलाह के इस तरह की दवाइयाँ खरीद सकता है? देखो जी, दवा तो डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है, हमारा जो शरीर है लगभग सभी का शरीर का जो बॉडी वेट होता है वो अलग अलग होता है। तो जो दवाएं होती है वो साधारणतया बॉडी वेट के हिसाब से बनी होती है। देखो, आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन मेडिसिन है अलग है और एनिमल्स की मेडिसिन अलग है। जानवरों की है, सॉल्ट सेम है, कॉम्बिनेशन सेम है, पर वो एनिमल्स के लिए अलग होती है, अलग व्यक्ति, क्योंकि उनका जो बॉडी वेट होता है उसके हिसाब से दवा बिकती है। अब हमारे घर में कोई व्यक्ति 50 kg का है, कोई 30 kg का है, कोई 60 kg का है, और दवाओं की डोज भी उसी प्रकार से होती है। अब हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है, और बहुत सारी दवाओं को हम उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं अगर हम किस रूप में उनको ले रहे हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हमें दवाएं नहीं लेनी चाहिए, जहां तक हम रोक सके अपने आप को। बिल्कुल, हमारे श्रोतागण से भी यही आग्रह कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के वो किसी भी तरीके से दवा ना खरीदें। इसके अलावा हमें दवा की जो स्ट्रिप होती है, यानी कि जो पत्ता हम खरीदते हैं, वो किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, कितने लंबे समय तक, क्या सिर्फ एक्सपायरी डेट देखकर ही हम उसे इस्तेमाल करें? कि आप देखेंगे कि दवा का जो स्ट्रिप होती है उसमें एक साइड में एक्सपायरी लिखी होती है। तो सामान्यतः हम क्या करते हैं कि जहां अगर भूल से हमें ध्यान नहीं होता कि हम एक्सपायरी वाली साइड से दवा खाना शुरू कर देते हैं, तो जो एक्सपायरी लिखी होती है वो 1, 2, 3, 4 टैबलेट निकालने के बाद वहां से हट जाती है। तो जब वहां से दवा की एक्सपायरी आपको हट जाएगी, तो अगर आपको जो दवा की स्ट्रिप आपने रखी है, आप कुछ दिन बाद उसको यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ एक्सपायर तो नहीं हो गई, तो एक डाउट आपके मन में क्रिएट करेगी। तो आप दवा का जो स्ट्रिप देखते हैं जहां उसमें एक्सपायरी लिखी उस साइड से दवाई ना निकालकर उसके अपोजिट साइड में जहां से उसमें एक्सपायरी नहीं लिखी हुई है उधर से स्टार्ट करें, ताकि अंतिम टैबलेट जो स्ट्रिप में बची रहेगी उसमें आपको एक्सपायरी दिखेगी और वहां से आप उसको यूज कर सकते। ऐसे में एक और सवाल दिनेश जी ये भी कि अगर आजकल क्योंकि हमारा हाईटेक जमाना हो गया है और ऑनलाइन के समय में हम जी रहे हैं, तो ऐसे में श्रोतागण को भी ये बताना बहुत जरूरी है कि जो हम अक्सर छोटी छोटी बीमारियों के लिए जो हम ऑनलाइन दवा ऑर्डर करते हैं वो कितनी नुकसानदायक या फिर फायदेमंद? ऑनलाइन आज के जमाने में बहुत कॉमन हो गया है, परंतु देखो, जब हम किसी समस्या में होते हैं, जब हमें कोई इमरजेंसी होती है, तो ऑनलाइन उस वक्त काम नहीं करता। ठीक है, जब हम अपने आसपास की दुकानों में जाते हैं तो वहां हम तुरंत जाकर दवा ले सकते हैं। ऑनलाइन में आपको टाइम लगता है सामान आने में और खरीदने में। तो अगर आपको कभी इमरजेंसी है तो आप अपने पास की दुकान में जाके दवा लेंगे, पर जब आपके पास समय होगा तब आप ऑनलाइन खरीदेंगे। ऑनलाइन बिना डॉक्टर की परामर्श के दवा लेना नहीं, आपके पास मानने में ये हो सकता है कि आपका डॉक्टर की पर्ची भी हो, अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है तब भी आप ऑनलाइन मंगा लेते हैं। ऐसा करने से हमें क्या होता है कि हम अपने आसपास का जो व्यापारी जो हमारे साथ इमरजेंसी के समय में काम आ रहा है, हम रात को भी उससे कभी जरूरत पड़ती है तो उस दुकान खुलवा के उससे दवा ले रहे हैं, लेकिन जब उसको जरूरत है कि आपको उसका व्यापार बढ़ाया जाए तब हम ऑनलाइन क्यों जा रहे हैं। तो हमें सामान्यतः उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन तुम और सारी चीजें खरीद रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने बड़ी जो है बारीकी से बताया कि दवा बाजार में कैसे क्या क्या संभावनाएं है, रोजगार की किस तरीके से काम करता है और क्या फर्क है अलग अलग तरह की दवाओं के फील्ड को लेकर, उनके अलग अलग सॉल्ट को लेकर। ऐसे में श्रोतागण दर्शकों, आपको कैसी लगी ये चर्चा, हमें अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।